में व्यस्त रहते हैं। उन्हें घरेलू जीवन अमन चैन की जरूरत होती है, किंतु उनके जीवन में इसका नितांत अभाव था। उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी, रुखापन और बात बात पर रोने पीटने के व्यवहार ने देवकुमार बाबू के जीवन को बेजार कर दिया था। स्वभाव से वे एक शांत पुरुष थे। एक शांतिपूर्ण जीवन में रहकर अपने वैज्ञानिक शोध में प्रगति करते रहने से अधिक उन्हें कोई और चाह नहीं थी। अपने बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने बच्चों का कितना ख्याल किया करते होंगे। उनकी दूसरी पत्नी ने यदि प्रयास किया होता तो वह भी उनके प्रेम की भागीदार बन सकती थी, किंतु उसकी प्रकृति का गठन ही दूसरा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि देवकुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे थे। साधारणतया कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसका बर्दाश्त का पैमाना भर नहीं जाता। देवकुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था और यही वह समय था जब यह घातक जहर उनके हाथ लग गया। उन्होंने दिमाग में सोचा, यही मौका है कि वे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुट्टी पा जाएं। उन्होंने भीतर ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया और तब उन्होंने बीमा कंपनी का वह विज्ञापन देखा जिसमें कहा गया था पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन का बीमा कर सकते हैं और यदि दोनों में से कोई एक उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी। इसको पढ़कर उनके सभी प्रकार के संदेह दूर हो गए। ऐसा अवसर उन्हें फिर कहाँ मिलेगा। वे दोनों का संयुक्त बीमा करने के बाद अपने ही आविष्कार से उससे हमेशा के लिए छुट्टी पा लेंगे। एक तीर से दो निशाने, पैसा भी मिलेगा और उससे छुट्टी भी मिल जाएगी और किसी को कोई संदेह भी न होगा। देवकुमार बाबू ने पहला काम बीमा करवाया और फिर अवसर की तलाश में समय गुजारने लगे। जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह का निमंत्रण देना था। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। अंततः उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने का निर्णय लिया। जो जहर उन्होंने आविष्कृत किया था उसमें विस्फोट तत्व थे। जब तक उन तत्वों को नहीं छोड़ा जाता वह सामान्य ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका संपर्क अग्नि से होगा उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीला गैस निकलेंगी जिसे मात्र सूंघ लेने पर तत्काल मृत्यु निश्चित है। अब देवकुमार बाबू ने अपनी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही नायाब तरकीब निकाली। ऐसी तरकीब एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ही पैदा हो सकती है। उन्होंने माचिस की कुछ तीलियों के मसालों पर इस जहर का लेप कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि लेप चढ़ाने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया होगा, किंतु इसका परिणाम यह निकला कि जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ेगा तो गैस सूंघने ही तुरंत मर जाएगा। इन तीलियों को बना लेने के बाद देवकुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे जाने का दिन आ गया। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और चले गए। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी रोजाना लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती में है। इस माचिस का प्रयोग कहीं और नहीं होता। कल या कभी भी माचिस जलाने में वह तीली उसके हाथ लग ही जाएगी। उनका समय देवकुमार बाबू बहुत दूर दिल्ली में होंगे। कोई शक भी न कर पाएगा कि वह उनका काम हो सकता है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा चूल्हा जलाने गई। वहां उसे माचिस नहीं मिली। माँ के कमरे से माचिस लेकर गई। माचिस जलाने को हुई तो उसका हाथ उसी जहरीला तीली पर पड़ा और देवकुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब यह विभत्स घटना देखी तो उनके हृदय में पत्नी के लिए नफरत की आग और भी तेज हो गई। वे गम में डूब गए। चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था। कुछ दिन और बीते। उन्होंने फिर एक जहरीला तीली को माचिस में रखा और पटना जाने को तैयार हो गए।
लेकिन विपदा ने देवकुमार बाबू के जाने के पहले ही अपना तांडव दिखा दिया। हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी। उसकी माचिस संभवतः खाली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी मौकी माचिस से कुछ तीलियों निकालकर अपनी माचिस में रखीं और घूमने निकल गया। और देवकुमार बाबू ने विज्ञापन के महासमुद्र में मंथन कर बड़े से जो रत्न पाया था, उन्हें लगा कि वह उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी। उन्हें जरा भी संकेत न मिला कि वास्तव में उनकी उपलब्धि इतनी जहरीला और विनाश में घातक साबित होगी। उनके द्वारा निर्मित जहर की चिंगारी उस सबको स्वाहा कर देगी जो उन्हें जीवन में प्यारा था। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। कुछ क्षण मौन रहकर मैंने ही पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम्हें कब शक हुआ कि देवकुमार बाबू ही अपराधी हैं? जिस समय मुझे पता लगा कि उन्होंने 50,000 रुपए की बीमा पॉलिसी ली है, उससे पहले तो यह भी नहीं सोचा था कि रेखा की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य भी हो, क्योंकि उसकी हत्या से क्या फायदा होना था और किसी के मार्ग में वह कोई बाधा भी नहीं पहुंचा रही है। और यह भी साँचे न पाए कि रेखा हत्यारे का लक्ष्य क्यों हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मुझे अन्यत्र मिल गया। जब रेखा के पोस्टमार्टम से कुछ तथ्य नहीं मिला तो मेरे सामने एक ही संभावना रह गई, और वह थी कि जिस जहर से रेखा की मृत्यु हुई उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो पाई है। अर्थात यह कोई नया आविष्कार है। तुम्हें याद है देवकुमार बाबू का दिल्ली का भाषण? उस समय हम लोगों ने उसे एक असफल वैज्ञानिक का प्रलाप कहकर मजाक बनाया था। हमें क्या पता था कि वह एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है, क्योंकि उनके भाषण में आविष्कार से संबद्ध कुछ संकेतों का जिक्र भी शामिल था। जो भी हो, सवाल यह है कि यह आविष्कार किसके हाथों हुआ। दृश्य में दो ही वैज्ञानिक थे, पहले डॉ रुद्रा और दूसरे देवकुमार बाबू। इसमें डॉ रुद्रा चूंकि डॉक्टर थे इसलिए शक उन पर जाता है, क्योंकि किसी जहर के लिए उनकी पहुंच आसान थी। दूसरे आविष्कारकर्ता यदि देवकुमार बाबू हैं तो वे अपनी ही पुत्री को जहर देंगे, इसलिए शक डॉ रुद्रा पर टिकता था। फिर भी मेरा मन इस धारणा पर स्थिर नहीं हो पाता। डॉ रुद्रा एक नीच व्यक्ति थे, किंतु क्या वे केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बेटा उनसे विमुख हो गया था? और मान भी लें कि वे चाहते भी रहे हो, पर वे रेखा तक कैसे पहुंच सकते थे? वे किसी के घर में वह जहर कैसे ले जा सकते थे? रेखा और मनमत आपस में मिला करते थे, छत पर एक दूसरे को चिट्ठियां फेंका करते थे, लेकिन इसकी जानकारी डॉ रुद्रा को कहाँ थी? दिमाग के किसी कोने में यही धारणा पल रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई है। जरा सोचो, रेखा के हाथ की उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मुट्ठी में माचिस की डिबिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि मृत्यु उसके माचिस जलाते ही हुई है। यह मात्र इत्तेफाक हो सकता है, या फिर माचिस के घिसने और उसके बाद की घटना में कोई लिंक हो सकता है। देवकुमार बाबू ने भी बहुत सतर्कता बरती थी। उन्होंने मैच बॉक्स में केवल एक ही जहरीली तीली रखी थी, जिससे कि यदि शेष तीलियों की जांच की जाए तो कोई सबूत नहीं मिल पाए। मैं जो माचिस लाया था उसमें मैंने अन्य तीलियों की जांच की तो कुछ नहीं मिला। हाबुल के केस में भी माचिस में केवल एक जहर की तीली थी। लेकिन भाग्य की क्रूरता देखो, पहली ही तीली को उठाया और वही जहर की निकली। अजित, तुम लेखक हो, तुम्हें इसमें कुछ सीखने का कोई पाठ नहीं दिखाई देता? जिस दिन मनुष्य ने दूसरे के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसी दिन उन्हीं शस्त्रों द्वारा स्वयं के विनाश की इबादत भी लिख ली। जिस प्रकार दुनिया में चोरी छिपे जिन विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है, वही एक दिन पूरी मानवजाति का ही नाश कर देंगे। उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था, जैसे फ्रैंकस्टीन जो अपने ही जन्मदाता को खा गया। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? रात के अंधेर में मैं ब्योमकेश को ठीक से नहीं देख पाया,
लेकिन यह जरूर लगा कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल के लिए भविष्यवाणी हैं।